नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं पीके सर उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर। यह प्रश्नोत्तरी हिंदी साहित्य से संबंधित है। जहाँ भी हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। कविता में चार चांद लगाने वाली शक्ति है। कविता में चार चांद लगाने वाली शक्ति या शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। तो पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है। कविता में चार चांद लगाने वाली शब्द शक्ति होती है व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति कविता में चार चांद लगाती है। आइए जानते हैं शब्द शक्ति कहते किसे हैं। शब्द के आंतरिक अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। समझे क्या? शब्द के आंतरिक अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती हैं। इसके तीन भेद माने गए हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति कहाँ होती है? भाषा की जिस शक्ति से शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे हाथी, ऊंट, घोड़ा, कुर्सी आदि। लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा जब शब्द के मुख्य अर्थ से काम नहीं चलता और उस शब्द के लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाए। लक्षण से जहां अर्थ निकाला जाता है वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे किसी व्यक्ति को कह देते हैं, मोटा व्यक्ति है तो कह देते हैं कि हाथी है। इसका मतलब हाथी मोटा होता है, उस व्यक्ति को हाथी कह दिया। यदि कोई मूर्ख है तो कह देते हैं कि वह उल्लू है, वह गधा है। या कोई लंबा है तो कह देते हैं लंबे व्यक्ति को ऊंट है, वह ऊंट है। तो क्या हो गया? ये लक्षण के आधार पर यहाँ पर अर्थ निकाला जा रहा है। तो जहाँ लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाए वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और व्यंजना अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर जिसके द्वारा अन्य अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात न तो अभिधा से और न लक्षणा से अर्थ निकले वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे शाम हो गई। शाम हो गई, इस वाक्य में शाम हो गई का अर्थ कई प्रकार से लगा सकते हैं। शाम हो गई, लाइट ऑन कीजिए, दीपक जलाइए, संध्या कीजिए, भोजन पकाइए आदि। शाम हो गई कहने से कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति हुई? व्यंजना। तो व्यंजना शब्द शक्ति कविता में चार चांद लगाने वाली शक्ति है। पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई। डी विकल्प सही है। कब हुई? 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी और यह सबसे पहले इसकी स्थापना और सबसे पहले इसका अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? लखनऊ में 1936 ईस्वी में। और अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने सभापति पद पर दिए गए भाषण में घोषित किया था, साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, उसका लक्ष्य समाज हित होना चाहिए। क्या? साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है। साहित्य से केवल मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, उसका हित, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? समाज का हित। यदि साहित्य समाज का हित करता है तब तो वह साहित्य है, अन्यथा नहीं। ऐसा कहा था मुंशी प्रेमचंद ने। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में। दूसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। गंगावतरण बहुत ही महत्वपूर्ण। गंगावतरण के रचयिता हैं रत्नाकर, बिहारी, भूषण, पंत। तीसरे प्रश्न का पहला विकल्प सही है, ए रत्नाकर। गंगावतरण के रचयिता रत्नाकर हैं। रत्नाकर का पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर था।
बिहारी की रचना, बिहारी सत सही है। भूषण ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, शिवराज भूषण, शिवा बामनी और छत्रसाल दशक। पंत ने कई ग्रंथ लिखे हैं जिनमें पल्लव और चिदंबरा मुख्य हैं। तो गंगावतरण के रचयिता कौन है? रत्नाकर। तीसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन स्थल है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका है, यह कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी, मिर्जापुर, प्रयाग, दिल्ली। तो आनंद कादम्बिनी बी विकल्प सही है, मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? मिर्जापुर से। काशी से कई पत्र प्रकाशित हुए। काशी से प्रकाशित होने वाला एक महत्वपूर्ण पत्र हंस। कौन सा? हंस। प्रयाग से भी कई पत्र निकले जिनमें चांद और मर्यादा प्रमुख हैं। कौन कौन से? चांद और मर्यादा। दिल्ली से आलोचना नामक महत्वपूर्ण पत्र प्रकाशित हुआ या होता था। आलोचना कहाँ से? दिल्ली से। तो आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन स्थल जो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, मिर्जापुर। चौथे प्रश्न का बी विकल्प सही है। देखते हैं पांचवा प्रश्न। सिंहावलोकन की विधा जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा, आलोचना। तो सिंहावलोकन आत्मकथा है, यशपाल की आत्मकथा है। पांचवें प्रश्न का सी विकल्प सही है। छठा प्रश्न। औषधीत का संधि विच्छेद होगा। औषध धन इत, औषध धन इत, औषध धन इत, औषध धन अत। तो छठे प्रश्न का बी विकल्प सही है, औषध धन इत। यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, ए और ए मिलकर ई हो गया, अर्थात दीर्घ स्वर संधि है। अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से ए और ए का मेल ई में परिवर्तित हो गया, विकार ई हो गया। तो दीर्घ संधि का उदाहरण है औषधीत। बी विकल्प सही है छठे प्रश्न का। सातवां प्रश्न। हेम का अर्थ नहीं है अंगूर, जल, धतूरा, सोना। हेम का अर्थ क्या नहीं है? हेम का अर्थ अंगूर नहीं है, ए विकल्प सही है। हेम का अर्थ जल है, हेम का अर्थ धतूरा है, हेम का अर्थ सोना है। हेम के अन्य अर्थ भी जान लीजिए। हेम अनेकार्थवाची शब्द है। नाग, केसर, वर्फ, स्वर्ण, इज्जत, पाला, हिम, पीला रंग, जाड़े का मौसम, बुध ग्रह, भूरे रंग का घोड़ा। ये हेम के महत्वपूर्ण अर्थ हैं। तो सातवें प्रश्न का ए विकल्प सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। 16 मात्राओं वाला छंद है। 16 मात्राओं वाला छंद दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला। 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जैसे धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपति काल परखिए उचारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतिकाल परखिए चारी चौपाई का उदाहरण है। दोहा, इसमें 13-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। पहले चरण में 11, दूसरे में 13, तीसरे में 11, चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। रोला प्रत्येक चरण में 24 मात्राओं वाला छंद होता है। तो आठवें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आठवें प्रश्न का सी विकल्प सही है। देखते हैं 9वां प्रश्न। यमक का अर्थ है 1, 2, 3, 4। तो यमक का अर्थ होता है 2। यमक का अर्थ क्या होता है? 2। 9वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। 10वां प्रश्न। मुड़ मुड़ के देखता हूँ। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव की रिक्त स्थान है। राजेंद्र यादव की कहानी है, जीवनी है, आलोचना है या आत्मकथा है। तो मुड़ मुड़ के देखता हूँ, यह राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। कौन सा विकल्प सही है? सी। 10वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। राजेंद्र यादव की आत्मकथा का नाम है मुड़ मुड़ के देखता हूँ।
मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा। 10वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या है। भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या पूछी गई है। भरत मुनि ने कितने अलंकार बताए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो भरत मुनि ने 4 अलंकार बताए हैं। कितने अलंकार बताए हैं? 4। भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या 4 है। विकल्प सी सही है। भरत मुनि के अनुसार यदि पूछा जाए तो कितने हैं अलंकार? 4। अब 4 अलंकार हैं कौन कौन से, वो भी जान लें। 4 अलंकार उपमा। भरत मुनि ने केवल 4 अलंकारों का वर्णन किया है। पहला उपमा, दूसरा दीपक, दीपक अलंकार, तीसरा रूपक, कौन सा? रूपक, और चौथा यमक। चौथा कौन सा? यमक। ये 4 हो गए। उपमा, दीपक, रूपक और यमक, 4 अलंकार भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में बताए हैं। 11वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आज की एकादशी पूर्ण हुई। एकादशी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि एकादशी आपको उपयोगी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने शैक्षिक ग्रुपों में भेजें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।